मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग सामान्य संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार टॉपिक में आज हम लोग व्यंजन प्रकरण को देखेंगे और कल हम लोगों ने स्वर प्रकरण को देखा था भाग 1 में और आज हम लोग भाग 2 में व्यंजन प्रकरण को देखेंगे। मित्रों ये जो प्रश्न हैं वो संस्कृत की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी इनकी आने की प्रबल संभावना है। तो मित्रों जो भी हमारे साथी संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, विशेष तौर पर यूपी टेट और यूपी टीजीटी वालों के लिए। तो जो भी साथी हमारे संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो व्याकरण उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो भी वर्ण विचार टॉपिक। तो मित्रों वर्ण विचार में आज हम लोग चलिए व्यंजन प्रकरण को देखेंगे। तो मित्रों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका जो उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, वे क्या कहलाते हैं। तो मित्रों वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं व्यंजन, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में हमारा जो छोटा आ ह्रस्व स्वर होता है वो शामिल होता है, इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं हैं जबकि स्वर स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है मित्रों 45 अर्थात 45 प्रश्न है जिसे हम 8 से 10 मिनट में करने का ही प्रयास करेंगे। मित्रों दूसरा प्रश्न है हमारा कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, अर्थात जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें किसके साथ लिखा जाता है। तो भैया शुद्ध जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको हम लिखते हैं हलंत के साथ। जैसे हमारा कोई वर्ण का ही समझ लो, इसको हलंत लगाएंगे, खा को भी हलंत लगाएंगे। शुद्ध व्यंजन वर्ण की पहचान है कि हलंत के साथ ही होगा। अगला है मित्रों कह रहा है अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। भैया अर्धमात्रिक किसे कहते हैं, तो जो अर्धमात्रिक होते हैं मित्रों उन्हें हम कहते हैं व्यंजन, अर्थात व्यंजन की अर्ध या आधी मात्रा होती है। अगला है मित्रों यहाँ पर चौथा प्रश्न है, यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, कराए त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, अर्थात ज्ञेयो जानो, प्लुतो माने प्लुत को, त्रिमात्रस्तु 3 मात्राओं वाला, अर्थात जो 3 मात्राओं वाला होता है उसे हम प्लुत के नाम से जानते हैं। और चा अर्धमात्रिकम, और अर्धमात्रिक के नाम से किसको जानते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आ जाएगा व्यंजनम। क्या आ जाएगा, व्यंजनम। तो हमारी जो पंक्ति बन जाएगी त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो मित्रों रिक्तस्थान की पूर्ति हमारा आ गया व्यंजन, चौथा ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं मित्रों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, इसलिए हम लोग अच्छे से इनको तैयार करेंगे। 5वां है सभी व्यंजन वर्ण होते हैं वो किस प्रत्याहार में समाहित किए गए हैं। तो मित्रों जो सभी व्यंजन वर्ण हैं वो हमारे जो एक प्रत्याहार होता है हल है व्रत के हा से लेकर, और मित्रों जो हमारा अंतिम 14वां सूत्र है वहाँ तक जो अंतिम है मित्रों हल्का ला, तो वहाँ तक जो है आपका हल प्रत्याहार आता है, उसमें सभी व्यंजन वर्ण जो हैं वो गिने गए हैं। किसमें, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण जो हैं वो गिने गए हैं। तो हमारा ऑप्शन मित्रों दूसरा ही सही है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और जो अज प्रत्याहार होता है उसमें स्वर आते हैं और अल जो प्रत्याहार होता है उसमें सभी वर्ण आते हैं, व्यंजन और स्वर दोनों। अगला है मित्रों कह रहा है व्यंजनों का जो अपर नाम है भैया, दूसरा नाम है वो क्या है। तो व्यंजनों का दूसरा नाम हल ही है। अगला है मित्रों 7वां प्रश्न है, कह रहा है कुल जो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। संस्कृत में कुल व्यंजनों की व्यंजन वर्णों की संख्या है जो मित्रों वो 33 अर्थात 33 ही मानी गई है, और जो स्वर हैं संस्कृत में उनकी संख्या 9 है। मित्रों अगला है कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। तो भैया जो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या है वो है 14। तो सूत्र 1 से लेकर अयुड़ के आ से लेकर अयुड़, रिलिक, योंग, अयोच, इन 4 सूत्रों में
1 से लेकर 4 तक स्वरों की गणना की गई है और 5वें सूत्र से अर्थात हैवरट से लेकर और अंतिम जो 14वां सूत्र है वहाँ तक कुल व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। तो 14 में से 10 कम कर देंगे तो हमारे 10 सूत्र बचेंगे, उनमें जो है व्यंजनों की गणना की गई है सूत्र 5 से लेकर सूत्र 14 तक। कितने में की गई है? तो भैया 10 में की गई है। अगला है मित्रों 9वां प्रश्न है, कह रहा है हैवरट से हल तक के सूत्रों में क्या गिने गए हैं? तो भैया हम व्यंजनों को ही गिनते हैं, हैवरट के ह से लेकर हल के ला तक। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट है मित्रों, कह रहा है व्यंजन वर्णों का मुख्य रूप से, व्यंजन वर्ण है उनका प्रमुख रूप से विभाजन जो हुआ है कितने प्रकार से हुआ है? तो भैया प्रमुख रूप से जो विभाजन हुआ है इनका तो 3 भागों में हुआ है। स्पष्ट या स्पर्श वर्ण होते हैं, अंतस्थ होते हैं और ऊष्मीय संघर्षी होते हैं। लेकिन चौथा टाइप है वो मिश्रित है, लेकिन वो इसमें मुख्य रूप से विभाजन में शामिल नहीं किया गया है। 3 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मित्रों, यहाँ पर है कि व्यंजनों का जो भेद है वो नहीं है। व्यंजनों का कौन सा भेद नहीं है? स्पर्श भी है, अंतस्थ भी है और ऊष्मीय संघर्षी भी है, जबकि ह्रस्व व्यंजन नहीं है। अगला है भैया 12 का देखते हैं हम लोग, करा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजनों का भेद माना जाता है, वो है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है मित्रों 13 में कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? 13वां प्रश्न मित्रों अच्छा प्रश्न है। तो क्या कहते हैं मित्रों? तो उनको हम निश्चित रूप से स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला है यहाँ पर है मित्रों स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो भैया स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 पंजे 25, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं, कू, चू, टू, तू, पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक में 5-5 वर्ग होते हैं, 5 पंजे 25। कुल स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो है 25 ही हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कादयो मावसाना, कादयो मावसाना रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भैया। तो मित्रों ये हमारा है कि कादयो मावसाना मतलब का दयो मतलब का आदि में हो और माँ अवसान यानी अंत में हो, अर्थात कवर के का से लेकर और पवर के पा फा बाबा माँ तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा मित्रों? तो कादयो मावसाना स्पर्शा, यहाँ पर जो वर्ण आ जाएंगे वो स्पर्श वर्ण आ जाएंगे, सभी स्पर्श वर्ण आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो 15 का हमारा चौथा ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 16 का देखेंगे, कह रहा है का से लेकर माँ तक के जो वर्ण हैं वो क्या कहे जाते हैं? स्वर वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण या फिर ऊष्म? तो वो वर्ण कहे जाते हैं स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है मित्रों, अच्छे से तैयार करेंगे इनको। अगला देखते हैं हम लोग 17 का देखेंगे, जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं इसीलिए उनको कहते हैं। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं मित्रों? इसीलिए उनको हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगला है मित्रों, आज भी हम लोग 45 प्रश्नों को देखेंगे और अभी हम लोग कर रहे हैं 18वां प्रश्न। कह रहा है अंतस्थ वर्ण जो हैं किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो जो अंतस्थ वर्ण हैं तो यड़ो अंतस्था अर्थात यड़ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? यावा, रहला। नेक्स्ट है अंतस्तः रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या हो जाएगा? यड़ा अंतस्तः, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे मित्रों 20 में कह रहा है मित्रों कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? भैया जो अंतस्थ वर्ण हैं वो 4 ही हैं, यावा, राला, और जो ऊष्मीय संघर्षी हैं सल प्रत्याहार के वो भी 4 ही हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो या, वा, रा, ला। अगला देखेंगे मित्रों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों।
कह रहा है ऊष्माणः, क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा सल ऊष्माणः या सलह ऊष्माणः, यहाँ सल आ जाएगा मित्रों, सल ऊष्माणः, पहला ही ऑप्शन सही है। और अगला है, कह रहा है ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? तो 4 ही है, हमने आपको बताई थी, तीनों प्रकार के शा और हा आते हैं इसके अंतर्गत। अगला है भैया, यहाँ पर कह रहा है ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो भैया ऊष्म वर्ण हैं वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन यूपी टेट और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आप लोग डेली इसी तरह वीडियो को देखा करें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगला है मित्रों, कह रहा है शा शा शाहा, इन व्यंजन वर्णों की जो परिगणना होती है किसमें होती है भैया? तो इसमें उनकी किसमें होती है भैया? ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों में ही होती है, पहला ही सही है। और नेक्स्ट करा है दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं भैया। तो जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? ये मित्रों अच्छा प्रश्न है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं भैया? 26वां प्रश्न देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और अगला है, कह रहा है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा नहीं है? तो संस्कृत में हमारे मिश्रित या संयुक्त वर्ण जो है 3 हैं, जबकि हिंदी में 4 हैं। तो कह रहा है कौन सा नहीं है? तो छा भी है, त्रा भी है, ज्ञा भी है, जबकि पा नहीं है। अगला है 28 का मित्रों, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भैया कौन सुमेलित नहीं है? का शा आ सही है, तारा आत्रा सही है, जा और यहाँ गया सही है। तो मित्रों ये 3 सही है, चौथा हमारा रॉन्ग है। अगला देखेंगे, कह रहा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मित्रों इनको कू चू टू तू पू ये उदिता भी कहते हैं, इनको उदित भी कहते हैं। 5 है इनकी संख्या। कह रहा है इन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? इनको वर्गाक्षर कहते हैं मित्रों, या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, या फिर स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं उपयुक्त सभी। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और वर्गाक्षर भी कहते हैं। अगला है मित्रों, अगला कह रहा है चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं व्यंजन वर्ण? तो चा छा जा झा या, चा छा जा झा या, पहला ही सही है। नेक्स्ट है मित्रों 31 का देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मित्रों कह रहा है कि वर्गीय व्यंजन नहीं है। कौन से वर्गीय व्यंजन नहीं है? तो क वर्ग में हो जाएंगे का खा गा घा वहाँ, च वर्ग में हो जाएंगे चा छा जा झा यहाँ, ट वर्ग में हो जाएंगे टा ठा डा ढाड़ा, या वर्ग मित्रों होता ही नहीं है, इसलिए चौथा ही ऑप्शन नहीं ऑप्शन हो जाएगा, वर्गीय व्यंजन नहीं। तो यही ऑप्शन नहीं हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है। अगला है, देखो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा है, अयोगवा कितने हैं? यहाँ पर संस्कृत की बात हो रही है मित्रों, हिंदी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हिंदी में जो अयोगवा की संख्या 2 है, जबकि संस्कृत में यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि अयोगवाह कितने हैं। तो मित्रों संस्कृत में जो अयोगवाह हैं वो 4 हैं कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग और उपदमानीय और जीवा मूल्य, 4 हैं मित्रों, ठीक है। अगला है, यहाँ पर मित्रों 33 हमको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो मित्रों पहला है जो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपध्मानीय अयोगवा हैं, सही है। दूसरा है छात्रा गया मिश्रित या संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। कू चू टू तू पू ये 5 हमने पहले बता चुके हैं आपको, ये उदित के अंदर आते हैं, इन्हें उदिता कहते हैं, तो ये भी सही है। या व राला अंतस्थ वर्ण ये भी सही है। तीनों प्रकार के शा और हा ऊषु वर्ण ये भी सही है। जबकि का से मा तक ये स्वर वर्ण नहीं है, वो स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण होते हैं। अगला भैया देखो मित्रों 34 में कह रहा है कि अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अथवा माहेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण क्या कहलाते हैं? तो ये भैया अयोगवा कहलाते हैं, क्योंकि इनकी गणना जो है वर्णमाला और माहेश्वर सूत्रों में नहीं होती है, इसीलिए अयोगवा हैं। जिनका योग ना हो वो हैं अयोगवा, ठीक है। अगला देखो, अगला अंग आहा इत्तचः परौ किम उच्यते? तो भैया अंग आहा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है 35 का। तो इसको हम लोग कहते हैं, अंग को कहते हैं अनुस्वार, आहा कहते हैं विसर्ग। तो मिलके हो गया अनुस्वार विसर्ग, और द्विवचन में हो गया 2 हैं इसलिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त जो वर्ण है वो कौन से हैं?
तो देखो भैया इसका तीसरा ही ऑप्शन सही है, अंगवाहा, अंग में जो अंग की बिंदी अनुस्वार है, आहा में विसर्ग है। अगला है 37 का देखेंगे, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। 37 और 38 कह रहा है जो जीवा मूल्य वर्ण कितने हैं। तो मित्रों जीवा मूल्य जो वर्ण हैं वो कितने हैं। तो जीवा मूल्य जो वर्ण मित्रों एक ही है। क्या है, एक ही है। और पूछा है उपदमानीय वर्ण कितने हैं। तो मित्रों उपदमानीय वर्ण भी एक ही हैं। क्या है, एक ही हैं। इसका भी एक सही आंसर, इसका भी एक ही है। अगला देखेंगे, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवा मूल्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मित्रों यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीवा मूल्य वाला कौन कौन से, कखा, कखा जो आपका जीवा मूल्य है, इनके आगे अर्ध विसर्ग लगा हुआ है। और फा के आगे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये उपदमानीय हो जाएंगे। आगे देखेंगे इसी टाइप का प्रश्न है 40 में कह रहा है कखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा उपदमानीय, उपदमानीय हो जाएगा। मित्रों इससे पहले था कखाभ्याम, यहाँ पर भी था आपका जीवा मूल्य वर्ण कौन कौन से थे। तो ये थे आपके का और खा। और 40 में मित्रों फिर से वही पूछा है, यहाँ पर कखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मित्रों 40 में भी हमारा हो जाएगा जीवा मूल्य ही आएगा। अगला देखेंगे, सेम प्रश्न है लगभग। कह रहा है कखा के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं। ये होता है मित्रों ये वाला। तो इसे क्या कहते हैं मित्रों, तो उसको हम लोग जीवा मूल्य कहते हैं। और पफा से पहले हो तो उपदमानीय कहते हैं। नेक्स्ट है 42 का देखेंगे, यहाँ पर है जीवा मूल्य कखा। ये मित्रों का खा से पहले अर्ध विसर्ग है। ये वर्णों का जो उच्चारण है कहाँ से होता है। तो मित्रों कहाँ से होता है इनका, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है उच्चारण मित्रों, तो इसका जीवा मूल से ही होता है। अगला है पफा के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों से उपदमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपदमानीय ही कहते हैं। अगला है मित्रों, कह रहा है उपदमानीय पफा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है भैया। तो क्या है मित्रों, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ ही है। क्या है, ओष्ठ ही है। उपपदमानीय नाम ओष्ठ। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। मित्रों आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, कह रहा है किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं। तो मित्रों आपको ज्ञात होगा कि जो अच प्रत्याहार होता है इसमें स्वरों की गणना होती है, और जो हल प्रत्याहार होता है इसमें जो है व्यंजनों की गणना होती है। तो मित्रों पहला जो सबसे पहला है महसूर सूत्र वो है अयुड़। तो अयुड़ के आ से लेकर और हल्के ला तक, यानी आ और अंतिम हो गया ला, अल। तो अल अर्थात अल का मतलब समझ लो आल। तो यहाँ तक स्वर व्यंजन सभी आ जाते हैं, तो इसलिए अल प्रत्याहार हो गया। तो मित्रों अच, अच हो गया आपका स्वर वाला, स्वरों को कहते हैं अच। अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं सभी, और हल में आते हैं सभी व्यंजन। तो यहाँ से आ ले लो, यहाँ से ला ले लो, तो मिलके हो गया अल। अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। यही पूछा गया है हमसे कि किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों गिने गए हैं। तो आपके अच में गिने गए हैं स्वर और हल में गिने गए हैं व्यंजन। और अल अर्थात आल, तो इसमें सभी स्वर और व्यंजनों की गणना होती है। तो मित्रों ये थे हमारे वर्ण विचार के टॉपिक से लिए गए व्यंजन प्रकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। मित्रों हम लोगों ने वर्ण विचार पूरे टॉपिक को 2 भागों में कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोगों ने वर्ण विचार भाग 1 स्वर प्रकरण देखा था, और आज हम लोगों ने वर्ण विचार भाग 2 व्यंजन प्रकरण देख लिया। अर्थात हम लोगों ने वर्ण विचार के पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अगली वीडियो में हम लोग माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।